हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 सल्तनत कालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सल्तनत काल की जो समाज था और संस्कृति था वो किस प्रकार था उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग रीडिंग डाल लेते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन। ये जो सल्तनत कालीन प्रशासन था इसमें जो प्रमुख स्थान था, किसका स्थान प्रमुख था? सुल्तान। सुल्तान जो था, सुल्तान का स्थान प्रमुख हुआ करता था। सुल्तान प्रमुख होता था। और जो दिल्ली सल्तनत था इसका आरंभ कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का आरंभ 1206 ईस्वी में हुआ था और समाप्ति कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में आरंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इस प्रकार भारत में जो सुल्तान ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। सल्तनत काल में सुल्तान का जो स्थान था, जैसे कि हमने पहले बताया, जो सुल्तान था उसका स्थान बहुत ही प्रमुख हुआ करता था। सारी राजनीतिक चाहे कानूनी और सैनिक सत्ता सुल्तान के हाथों में ही निहित होती थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वो प्रशासन के लिए भी सुल्तान प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना सुल्तान का ही कार्य होता था। इस कार्य के लिए वो न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता था। कौन? सुल्तान इन सब कार्यों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारियों के अन्याय के खिलाफ अगर कुछ शिकायत है तो सुल्तान से डायरेक्ट अपील की जा सकती थी। और न्याय करना सुल्तान का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था या दायित्व था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, केंद्रीय शासन। अगली हेडिंग है हम लोगों की केंद्रीय शासन। केंद्र में किसका शासन था? केंद्र में प्रमुख जो था, केंद्र में भी प्रमुख कौन था? सुल्तान। और इसके अंतर्गत बहुत सारे सेना रखे गए थे। सुल्तान के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। जैसा कि सबसे पहले केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सुल्तान। युद्ध करना या फिर संधि करना, इन सब के बारे में संबंध, इन युद्ध या संधि की चर्चा कौन करता था? इसका निर्णय सुल्तान के ही हाथों में होता था। न्याय में भी उसका अंतिम निर्णय होता था। राजा जो भी निर्णय लेता था वो अंतिम निर्णय माना जाता था। राजा को सुल्तान भी, क्योंकि ये मध्यकालीन इतिहास है, यहाँ पर सुल्तान शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद सुल्तान अपनी मदद के लिए कुछ मंत्रियों की भी नियुक्ति करता था। और मंत्रियों का पदासीन रहना या फिर उस ना रहना ये सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। अर्थात सुल्तान चाहे जिसे भी अपने दरबार में रख सकता था और जिसे नहीं चाहता था उसे हटा सकता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे, अर्थात बदलते रहते थे। किसी का कुछ काम देते थे, किसी का कुछ और काम देते थे, किसी का स्थान परिवर्तित इस प्रकार से करते रहते थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग है प्रांतीय शासन। हम लोगों ने केंद्रीय शासन पढ़ लिया, नेक्स्ट हेडिंग है प्रांतीय शासन। प्रांत में किस प्रकार का शासन था? केंद्र में तो राजा का, सुल्तान का शासन था, और प्रांत में कैसा शासन था? जो समस्त देश था, यानी पूरा जो देश था वो कई प्रांतों में विभक्त किया गया था। सबसे पहले प्रांतों को एकता कहा जाता था और बाद में विलायत कहा गया। प्रांत को पहले क्या कहा जाता था? पहले कहा जाता था, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, प्रांत को पहले क्या बोला जाता था? एकता। प्रांत को एकता कहा जाता था और फिर बाद में विलायत कहा गया। ये एकता कब कहा जाता था? पहले बोला जाता था और बाद में प्रांत को बोला गया विलायत।
प्रत्येक जो प्रांत का अधिकारी होता था वो गवर्नर होता था। जो प्रांत होता था उसका अधिकारी, प्रांत का अधिकारी कौन होता था, किसे नियुक्त किया जाता? गवर्नर। प्रांत के अधिकारी को क्या बोला जाता था? गवर्नर बोला जाता था। और बाद में मुफ्ती या वली भी कहा गया इन्हीं को, बाद में, अर्थात बाद में गवर्नर, जो इक्तेदार, पहले तो इक्तेदार कहा गया, पहले इन्हें इक्तेदार कहा गया, गवर्नर को सबसे पहले इक्तेदार कहा गया, इसके बाद मुफ्ती या वली कहा गया। अर्थात जो प्रांत होता था, ये केंद्रीय प्रशासन, जो पूरा समस्त देश होता था, कई प्रांतों में विभक्त होता था। और प्रांत को पहले एकता कहा जाता था, बाद में विलायत कहा जाने लगा। प्रांत का जो अधिकारी होता था उसे गवर्नर कहा गया, और गवर्नर जो होता था उसे पहले इक्तेदार कहा जाने लगा था, और फिर बाद में मुफ्ती या वली कहा गया। उसे सुल्तान, और ये जो पद होते थे, ये इस पद का सृजन कौन करता था? सुल्तान करता था। वह सुल्तान के प्रति, ये जो लोग होते थे सुल्तान के प्रति भी उत्तरदायी होते थे। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। ये लोग प्रांतों में कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे, और से सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया। इन सारी लोगों की जो नियुक्ति होती थी सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर सुल्तान के माध्यम से की जाती थी। उसके अधीन घुड़सवार हो गए, या फौजी दस्ते, या पैदल सैनिक हुआ करते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का भी कार्य होता था। आपराधिक मामले आ गए तो न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती थी। वह कर संग्रह में भी सहायता प्रदान करता था। और इसके साथ साथ प्रांतों में काजी और सद्र की भी नियुक्ति की जाती थी। प्रांत में ही काजी और सद्र की भी नियुक्ति की जाती थी। जो काजी हुआ करते थे, और ये जो पद हैं, ये कभी कभी प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जा सकते थे। और जो काजी हुआ करते थे वो दीवानी मामलों की देखभाल के लिए बनते थे। दीवानी मामलों के लिए काजी की नियुक्ति होती थी, और धार्मिक मामलों के लिए सद्र, ये होते थे धार्मिक मामलों के लिए। धार्मिक मामलों के अधीक्षक बोला जाता था। धार्मिक मामलों के अधीक्षक, और इसके बाद जैसे कि काजी के रूप में दीवानी मामलों में न्याय के लिए होते थे, और जो सद्र होते थे वो धार्मिक अनुदानों के लिए अधीक्षक, धार्मिक मामलों के अधीक्षक ये कहे जाते थे। प्रांतों के जो नीचे होते थे वे जिले होते थे। प्रांतों के भी नीचे जिले होते थे, और जिले को क्या बोला जाता था? सरकार। प्रांत हो गया, और प्रांत से भी नीचे क्या हुआ करते थे? प्रांत से नीचे होते थे जिले, और जिले को क्या कहा गया? सरकार। जिले को सरकार कहा गया। और इससे भी नीचे क्या है? उपसंभागीय। एक बार इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर क्लियर करते हैं आप लोग का। प्रांत है, और प्रांत से भी नीचे क्या है? जिला। जिला को क्या कहा गया? सरकार। और सरकार से भी नीचे क्या है? उपसंभागीय। उपसंभागीय होता था जिले से भी नीचे, और उपसंभागीय इसे क्या कहा जाता था? सिक कहा जाता था। जिस प्रकार से जिले को सरकार बोला गया, उसी प्रकार से उपसंभागीय को सिक कहा गया। जिले के अधिकारी के प्रमुख को क्या बोला गया? जो जिला होता था उनके अधिकारी के प्रमुख को सिकदार कहा गया। जिले के जो अधिकारी होते थे, जिले के अधिकारी, और इनके प्रमुख को बोला गया सिकदार। जिले के अधिकारी के प्रमुख को क्या बोला गया?
सिकदार। और उसी प्रकार से सिक के अधिकारी को, ये प्रमुख सिकदार होते थे, सॉरी, ये जो जिले के अधिकारी हैं ये प्रमुख सिकदार होते थे, और जो सिक के अधिकारी होते थे ये सिकदार होते थे, प्रमुख सिकदार। अर्थात जिले के जो अधिकारी होते थे उन्हें प्रमुख सिकदार कहा गया, और सिक के अधिकारी को, सिक के जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा गया, सिकदार कहा गया। और जो प्रांत का अधिकारी था जिसे क्या कहा गया था, प्रांत का अधिकारी, प्रांत का अधिकारी क्या होता था, गवर्नर, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, प्रांत का अधिकारी, इन्हें कहा गया है गवर्नर। तो सबसे पहले प्रांत का अधिकारी गवर्नर हुआ, प्रांत से नीचे जिला है जिसे सरकार क्या हो गया, और जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार, इसके बाद जिले से भी नीचे उप संभागीय, और फिर उसे सिक कहा गया, सिक के अधिकारी को सिकदार कहा गया है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी की भूमिका को निभाते थे और राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था जिसे आमिल कहा गया। प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था जिसे क्या कहा गया, आमिल, जिसे आमिल कहा गया। और इसके बाद सिक में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था, एक फौजदार होता था जो कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। फौजदार, फौजदार ये किसका कार्य करता था, कोषाध्यक्ष का, कोषाध्यक्ष का कार्य कौन करता था, फौजदार। कहाँ, सिक में। तो इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो इस प्रकार से एक बार हम लोग इसका चार्ट भी बना लेंगे प्रशासन की इकाइयों का। यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, प्रशासन, प्रशासन की इकाइयां। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, किसके बारे में, साम्राज्य। पूरा जो एक साम्राज्य होता था, सबसे पहले साम्राज्य है, फिर साम्राज्य से नीचे है प्रांत जिसे इक्ता भी कहा गया है, और इसका प्रमुख कौन हुआ है, प्रांत का प्रमुख गवर्नर। इसके बाद है उपसंभाग, इसके बाद है उपसंभाग, उपसंभाग इसका प्रमुख है सिक, और सिक इसका जो प्रमुख होता था, जिसे हम लोग उपसंभाग का प्रमुख कौन होता था, सिकदार। जिले का क्या था, प्रमुख सिकदार। इसके बाद है परगना, फिर ग्राम, परगना, इसके बाद लास्ट है हमारा ग्राम। ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि कई ग्रामों को मिला के परगना का निर्माण किया गया, कई परगनाओं को मिला के उपसंभाग या सिक का निर्माण किया गया, और कई सिक को मिलाकर प्रांतों का, और कई प्रांतों को मिलाकर एक साम्राज्य का निर्माण किया गया। तो अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे स्थानीय शासन। अब हम लोग का यहाँ आप लोगों ने केंद्रीय शासन पढ़ लिया, प्रांतीय शासन, अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय शासन। तो इसको हम लोग अब इरेज कर देते हैं। स्थानीय शासन, और हम लोग की नेक्स्ट हेडिंग है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, तो सबसे पहले प्रत्येक सिक को किसमें बांटा गया था, परगना में बांटा गया था। जैसे हम लोगों ने देखा है, गांवों के समूह को क्या कहा गया, परगना कहा गया। प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी वो क्या थी, गांव थी, क्योंकि गांव से मिलकर क्या बना था, परगना बना था। और गांव के मुखिया जो होते थे उसे मुकद्दम या चौधरी कहा गया। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। कौन, मुकद्दम और चौधरी। भू राजस्व
निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी जितने भी कागजात रहते थे वह मुकद्दम और चौधरी ही अपने पास रखा करते थे। गांव की सुरक्षा का कार्य क्या था, किसका कार्य था, गांव की सुरक्षा करना, ये गांव के चौकीदार का कार्य हुआ करता था। गांव के ये जो तीनों अधिकारी होते थे ये वंशानुगत होते थे, अर्थात इनका पद वंशानुगत, अर्थात अगर पिता को अगर ये पद मिला है तो उनके बेटे को भी यही पद मिलना है। इस प्रकार से ये जो पद था ये वंशानुगत पद था। और इसके बाद इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। जितना भी ये लोग भू राजस्व वसूलते थे उसका एक भाग इन्हें ही प्राप्त हो जाता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था, इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं चल रही थी। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, जिसके कारण से सल्तनत काल की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई, अर्थात धीरे धीरे घटने लगी। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत सारे इक़्तिदार ने नए नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रमुख प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र हो गए, जिनमें से कुछ राज्य कौन कौन से थे, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर और मेवाड़। तो इस प्रकार से हमारा स्थानीय शासन पढ़ लिया हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी कौन सी थी, प्रशासन की छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को कहा गया। और ग्राम में कौन से अधिकारी नियुक्त होते थे, मुकद्दम और चौधरी, मुकद्दम और चौधरी। और गांव की रक्षा के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी, चौकीदार के लिए, रक्षा के लिए चौकीदार। और इन सब का पद क्या होता था, वंशानुगत होता था, अर्थात बदला नहीं जाता था। फिर हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन समाज। ये हमारी आज की लास्ट हेडिंग है, सल्तनत कालीन समाज। तो सल्तनत काल में किस प्रकार का समाज था उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो जो सल्तनत काल था इसके शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों एवं विश्वासों में विभिन्नता होने से समाज में संघर्ष एवं टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। क्यों, जो सल्तनत काल था उसके शुरुआती दौर में क्या हुआ, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों में क्या हो गया, रीति रिवाजों, विश्वासों में अलगाव दिखने लगा, लोगों को अलगपन दिखने लगा। विभिन्नता होने के कारण जो समाज था उसमें संघर्ष और टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तुर्कों के आगमन से क्या हो गया, भारत में पर्दा प्रथा ये सब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मजबूत कर दिया। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों के जो ऊंची जाति के लोग थे उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक बनने लगा। जो पर्दा प्रथा था ऊंची जाति के लिए तो मतलब प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था। ये इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव पड़ने लगा और वे घर में ही सिमटने लगी। बाहर निकलने के बावजूद वे घर में ही रहने लगी और वहीं पे अपनी स्थिति उनकी क्या हो गई, धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति नीचे गिरने लगी, कमजोर होने लगी। वाय आडंबर और धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बनने लगी। इन सबसे समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्य जो थे उसका ह्रास होने लगा, अर्थात नैतिक मूल्यों की समाप्ति होने लगी। लोग जीवन के यथार्थ से आग चुराने लगे। जो सच्चाई, जीवन की जो सच्चाई है, रियल चीज है, उससे लोग आग चुरा के फालतू चीजों में ध्यान देने लगे, किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। उन्हें एक ऐसे वातावरण की, उस समय उन्हें उस समाज को एक ऐसे वातावरण की जरूरत थी जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों से उन्हें बचाया जा सके। इसी दौरान भक्ति एवं सूफी संतों का पदार्पण हुआ, अर्थात इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग यही पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी संतों के बारे में। तो जब इसी समय भक्ति और सूफी संतों का जब पदार्पण हुआ, इन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा की और नैतिक मूल्यों की भी वृद्धि की और ये कोशिश किया कि इस पर बल दिया हम लोगों ने कि सादा जीवन उच्च विचार। तो इसके साथ ही ये जो हमारा सल्तनतकालीन समाज था यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद कल हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड